ओके, सो दिस इज फाइन। ऑडिबल हो, विजिबल हो सबको मैं? यस सर। ओके, तो हम लोग अभी एक्चुअली बेसिक्स ही कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने किया था क्या किया था, बाइनोमियल थ्योरम। सो अच्छा सॉरी, सेट्स किया था। हाँ, तो ये तो बहुत इजी था। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है सेट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। अगर किसी को कुछ डाउट्स है, आपने ट्राई किया है, तो अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? मतलब कुछ खास है नहीं ऐसे, मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब समझ आना चाहिए। और बाकी जो और रिक्वायरमेंट है वो मैं बताऊंगा ही बाद में। तो ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आगे क्या रह गया? सो ये सेट्स हो गया है ना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब बाइनोमियल थ्योरम किया था, उससे सेट्स किया। फिर हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया था। ठीक है, सो एंड देन और क्या किया था हमने बेसिक्स में? 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी किया था, है ना? क्लास 11th वाली एनसीईआरटी। ठीक, और अब रहता है क्लास 12th वाली। ठीक है, तो हालांकि ये पूरा पार्ट जैम के सिलेबस में भी है, जो क्लास 12th के एनसीईआरटी में पूरा। तुमको क्लास 12th का एनसीईआरटी सीरियसली करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है, जो ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल लगता है ना। तुमने अगर टॉपर्स सुने होंगे तो भी कहते हैं ना, क्योंकि वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है, लैंग्वेज समझना डिफिकल्ट होता है। कई बार तुम समझ भी जाओगे, कैलकुलेशन गलतियाँ हो जाती है, या थोड़े वर्ड्स को मैथमेटिकली थोड़ा काउंटिंग है ना, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो फिर भी अगर तुम ढंग से करोगे तो लाइक जो सेट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस है, लाइक एग्जांपल दो इवेंट दे रखा है, इंडिपेंडेंट चेक करना है, तो वो सब करना इजी है। तो ये सब इजी। जो लैंग्वेज वाले हैं बहुत लंबे है ना, जो बेस से उनका क्वेश्चन है पैराग्राफ, हालांकि वो भी डिफिकल्ट नहीं होता है। जिन बच्चों को कमांड है उस टॉपिक में तो उसके लिए ईजी है ना। तो वो डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हैं या आपका क्या इंटरेस्ट है उसमें। एनीवे, सो हमने बेसिक्स में क्या क्या किया था? स्टार्ट किया था आई थिंक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। ठीक है, फिर बाइनोमियल थ्योरम सेट्स हो गए। इसके अलावा भी कुछ किए थे? यही इतना ही था? कुछ किया था बेसिक्स में इसके अलावा? इतना ही था, फाइन। देखो ऐसे ही रात का टाइम है, ऐसे ही समय तुम लेटे हो गए या किधर ऐसे नींद आ रही होगी, तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि बातचीत करोगे तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, है ना। तो तुम कोशिश करो कम्युनिकेट करने के लिए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो रिस्पॉन्ड करो। सिर्फ एक दो बच्चा होता है जनरली जो रिस्पॉन्ड करता है ना, बाकी सब सो रहे हैं या तो ज्वाइन करके सो गए, ऐसे होता है। सो वैसा करो, तुम्हारा नुकसान होगा। लाइव क्लास का एक अलग बेनिफिट है। जैसे रिकॉर्डिंग क्या है, तुम बाद में तो पता लगा अरे बाप रे 200 रिकॉर्डिंग देखना है, एंड में अगर तुम ऐसे करते चलेगा ना, आज छोड़ देते हैं कल देख लेंगे, फिर कल ऐसे छूटता चला जाएगा, एंड में पता चला 200-300 रिकॉर्डिंग पड़े हैं, फिर वो कुछ नहीं होगा, एंड में तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कैसे देखोगे। और रिकॉर्डिंग में वो मज़ा नहीं है जो मज़ा लाइव में है, मैं बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि लाइव में तुम इंटरेक्टिव रहते हो, रिकॉर्डिंग में क्या है वो वैसे बोर हो जाओगे। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्लास 12th वाली प्रोबेबिलिटी। सो क्लास 12th एनसीईआरटी, जैसे मैं देखा था जिस शिद्दत के साथ तुम लोगों ने क्लास 11th के परमुटेशन कॉम्बिनेशन किए थे, उसी शिद्दत से या उससे ज्यादा इस चैप्टर को सीरियस लेना। क्योंकि मैं जब पेपर कराऊंगा, अभी मेरा तरीका पढ़ाने का क्या है कि मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस पे बेस्ड 2005 से लेके 2023 तक जितने क्वेश्चन आए वो सारा मैं करा दूंगा क्लास में ही अभी, मतलब लाइक टॉपिक वाइज लाइक हो जाएगा। फिर एंड में एक बार प्रीवियस ईयर पेपर में ईयर वाइज कराता हूँ, तुमने देखा भी होगा चैनल पे पहले, तो लाइक 2005 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 2023 तक का, तो वो होता है। तो क्लास में सिलेबस और पीवाईक्यू दो बार हो जाता है कवर, एक बार टॉपिक वाइज, एक बार ईयर वाइज। तो उससे ये पता चलता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या उससे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मेन वो है ना। बाकी और लेवल देखना है तो बहुत सारे डिफरेंट बुक्स हैं हमारे पास, बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे तुम्हें ड्राइव में, अभी तुम देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। फिर बाद में टेस्ट सीरीज होगा, उसके प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह से बहुत कुछ है, तो तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, रिसोर्सेज बहुत है हमारे पास। तो इस चैप्टर को सीरियसली करना, सीरियसली मतलब है कि इस चैप्टर के एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन तुम्हें फिर से करना है। हालांकि क्लास 12th में आप सबने अच्छे से किए होंगे, क्योंकि आप सब अच्छे बच्चों में से हो, जो है ना, क्योंकि साइंस आता वही बच्चा रहता है जो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है उसको मैथ्स में
या फिर बाद में तुम अगर मैथ्स में आओ या स्टैट्स में आओ तो कहीं ना कहीं उनमें तुम अच्छे बच्चे हो, जो साइंस लिए 11 12 उनमें से भी तुम अच्छे कैटेगरी हो, तो ऑब्वियसली चैप्टर तुम्हें अच्छे से आता होगा। लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेना क्योंकि भूल जाते हैं ओवर टाइम, तो ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, जब तुम स्टार्ट करते हो तो पहला टॉपिक क्या आता है इसमें, पहली एक्सरसाइज किस टॉपिक पे बेस्ड है क्लास 12 के एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी खोलो, किसी को याद नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यस। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। क्या चल रहा है भाई, फोटो खुला है तो, क्योंकि मैं एक आज ही क्लास में खत्म करा दूंगा, क्योंकि ऐसे में एक एक पढ़ाने वाले पढ़ाऊंगा जब जैम का सिलेबस अब अगले क्लास से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये लास्ट ही है बेसिक्स में, ये लास्ट लेक्चर होगा आज का, जो प्री रिक्वेस्ट जिसको मैं नाम दिया है। सो प्री रिक्वेस्ट मतलब जिसकी जानकारी पहले से होनी चाहिए उस आगे की चीज समझने के लिए। तो चलिए, तो ये क्लास 12 के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 है, फाइन। तो आप सबने कर रखा है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो ये स्टार्ट कहां से होता है, अब ये सब स्टोरी तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से बैकग्राउंड बता रहा होगा, हिस्ट्री बता रहा होगा, वो चीज है, तुम स्टोरी चाहो तो ये पढ़ सकते हो। तो यहां से स्टार्ट होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि लाइक नॉर्मली तुम्हारे पास क्या है, एक सैंपल स्पेस है। इन जो क्वेश्चन हम जनरली करते हैं उसमें क्या होता है, क्या गिवन है, हमें सैंपल स्पेस गिवन है, उस केस में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, मतलब सैंपल स्पेस पता है, उसके रिस्पेक्ट में फिर हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इवेंट जनरली जो हम बोलते हैं वो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है। अब क्या होगा, तुम्हें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगी प्लस कोई इवेंट गिवन होगा जो सैंपल स्पेस नहीं होगा। तो अब क्या है, तुम्हें कुछ दे रखा होगा ऑलरेडी कि लाइक ये इवेंट अकर हुआ है, सो किसी दूसरे इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बताओ ना, ये चीज है। तो सैंपल स्पेस को और रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ये समझ लो। इसमें क्या होता है जनरली, मैं अगर सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होता है। तो सिंपल ये है कि मान लो कोई लेट ओमेगा बी सैंपल स्पेस, हालांकि सैंपल स्पेस से तुम एस से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन ये ओमेगा है। सो लेट ओमेगा बी सैंपल स्पेस, ठीक। सो लेट, अच्छा मैं जैसे कह रहा था कि मैं टॉपिक कराऊंगा फिर प्रीवियस के साथ में कराता हूँ, कभी ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टॉपिक मैंने करा दिया तो उस पर बेस तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चंस ढूंढने हैं पेपर्स में, पेपर्स तुम्हारे पास अवेलेबल रहेंगे, मैं भेज दूंगा एक बार पीडीएफ। तो मेरे पास कंपाइल है 800 पेज 900 पेज का पूरा एक बुक टाइप का है, जिसमें पूरे 2005 से लेकर 2023 तक के पेपर कंबाइंड है आंसर की के साथ। तो उसमें तुम ढूंढ के करो, लाइक जो भी टॉपिक हो रहा है उसको ढूंढ के करो। अभी हम लोग बुक भी बना रहे हैं टॉपिक वाइज, तो देखते हैं। सो लेट ओमेगा बी सैंपल स्पेस, ठीक है। एंड ऐसा है कि मान लो इफ ए एंड बी आर टू सबसेट ऑफ ओमेगा, ऐसा लिख देता हूं मैं। इवेंट बोलना गलत नहीं है इस स्टेज पे, इट्स फाइन। तो हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर इवेंट्स, ठीक है। सो क्या होता है जनरली, क्या करते हैं हम इसको, हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी, है ना। सो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, दिस इज ए गिवन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी, तो इसमें सिंपल ये होता है कि चूंकि बी, तुम्हें याद है ना किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जो अगर उस सैंपल स्पेस इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली क्यों बोल रहा हूं,
कि हर इवेंट के अकर होने की सेम चांस, हर आउटकम के अकर होने का सेम चांस है, तो उस केस में तुम जानते हो कि इसका प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ तुम्हें डायरेक्टली क्या देख रहे हो, सैंपल स्पेस तुम्हें गिवन है, उसके रेस्पेक्ट में तुम बात करो ई के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या है, ए गिवन बी है, तो तुम्हारे पास बी गिवन है, अब उस बी के रेस्पेक्ट में तुम्हें देखना है कि ए के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो चूंकि बी सबसेट है ओमेगा का, मतलब सैंपल स्पेस का, ओमेगा में सैंपल स्पेस को बोल रहा हूँ, कैपिटल ओमेगा, और तुम एस भी ले सकते हो, और तुम्हें अभी दिक्कत हो रहा हो तो यू कैन जस्ट टेक एस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब नोटेशंस हैं, नोटेशंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है, ए और बी दोनों सबसेट है इसका, तो तुम्हें बता रखा है कि बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ए के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या है, बी तो अकर हो चुका है, ए को अकर होना है, तो दोनों के अकर जरूरी है ना, ये मतलब है ना। सो इसीलिए क्या करते हो तुम फाइंड करते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और कब, जब बी ऑलरेडी अकर हो गया, तो जो सैंपल स्पेस है अब तुम्हारा क्या हो गया, बी हो गया। सो बी इज लाइक अ सैंपल स्पेस, और ए इंटरसेक्शन बी की तुम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो यहाँ पे, जैसे इसमें होता है ई की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तो ई की प्रोबेबिलिटी एस के रिस्पेक्ट में है ना, सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या है कि लाइक तुम ए की प्रोबेबिलिटी निकालोगे बी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बी भी सबसेट है, तो ऐसा नहीं है जरूरी कि ए सबसेट होगा बी का, ए बी दोनों ओमेगा का सबसेट है, तो इसीलिए तुम्हें बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ए एंड बी बोथ विल अकर, इसीलिए इंटरसेक्शन आता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये तो फॉर्मूला होता है, तुम लोगों को याद ही होगा। तो ये तो हो गया तुम्हारा, यहाँ रिस्ट्रिक्शन क्या है, सो रिस्ट्रिक्शन ये है कि लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोवाइडेड या गिवन, मतलब ये श्योर होना चाहिए कि बी की प्रोबेबिलिटी जीरो से ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी जीरो, तुम जानते हो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो भी हो सकती है, तो बट ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब ये क्वांटिटी मोर देन जीरो होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, इसीलिए सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मस्ट बी मोर देन जीरो। तो ये तो हो गया तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक, अब तो इस फॉर्मूले का नाम क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। अब इसी को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाता है, यहां से क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, कोई बताओ। ठीक है, तो यहां से आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ पहले बी लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, ये हो गया, या इसी को मैं इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखता, सो लाइक अगर मैं लिखता फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये भी तो मैं लिखा हुआ है ए गिवन बी का, अगर तुम बी गिवन ए का फॉर्मूला लिखो, बी गिवन ए का, तुम्हें पता है ये भी होगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सेम, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मोर देन जीरो होना चाहिए, ये जरूरी है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मोर देन जीरो होना चाहिए। तो लाइक ये फॉर्मूला है, यहाँ तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, सो यही वाली क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, तो सिंपल लॉजिक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब ए और बी दोनों को अकर होना है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है कि व्हाट इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ बी, तो यहाँ ये ले रहे हैं कि बी पहले अकर हो रहा है, तो उसके होने का चांस क्या है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तुम बी अगर हो गया तो ए की क्या प्रोबेबिलिटी, या दूसरे तरीके से लिख सकते हो इसी को कि ए के अगर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, दिस फाइन। सो इस फॉर्मूले का नाम क्या है, ये जो अभी मैंने लिखा है इसका नाम क्या है, बताओ भाई। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो क्या है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बेस्ड एक्सरसाइज 13.1 है, इस पे बेस्ड 13.2 है, ठीक, इस फॉर्मूले पे बेस्ड, और कुछ क्वेश्चंस करके देख लो, क्या ट्राई करोगे, मैं तो बस रिवीजन करा रहा हूँ देखो। सो क्योंकि बाद में फिर से इसको डिटेल में एक बार लिखेंगे जब जैम का सिलेबस करेंगे, हालांकि
कुछ नया बहुत ज्यादा नहीं करना, थोड़े बहुत नया होगा। सो तब हम जैम के क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम एनसीईआरटी वाले करेंगे। ओके सो देख लो एक बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या दिया है। सो ये कुछ समझाना चाह रहा है तुम्हें। फाइनली यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अकर्ड है ना फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स व्हिच आर फेवरेबल टू एफ। तो मतलब ये फॉर्मूला हो गया इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ये भी लिख सकते हो कि इसी को डिवाइड कर दो सैंपल स्पेस से। सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ना अपॉन दिस, द कोई भी एक यूज कर लो। सो देखो ये कहना चाह रहा है कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब पी एफ नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो मतलब लाइक मोर देन जीरो होना चाहिए, बात वही है। सो फाइनली ये डेफिनेशन 1 है। ये डेफिनेशन तुम्हें क्या कह रहा है? सो ठीक, सो ये तुम्हारा एक डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन। बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। सो डेफिनेशन 1 क्या कहना चाह रहा है? तो जो मैंने लिखा है वही है, कुछ नया नहीं है। सो इसमें सिंपली कह रहा है कि if E and F are two events associated with the sample space of same sample space of a random experiment, then the conditional probability of the event E given F has occurred, that is probability of E given F is given by this formula. So ये formula कब valid है? जब denominator more than 0 हो, क्योंकि probability 0 और 1 के बीच होती है, including 0 including 1, but यहाँ पे denominator में जी है तो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब more than 0 होना चाहिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको तुम खुद भी वेरीफाई कर सकते हो अगर करना चाहो तो। जैसे मतलब ये कुछ खास नहीं है। सो जनरली क्या होता है, मैं तुम्हें बता रहा था कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ है, तो ये तुमने अभी देखा कि ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मोर देन 0 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लो ई गिवन सैंपल स्पेस, तो ये जैसे हमेशा गिवन होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन सैंपल स्पेस, ये अगर फाइंड करोगे तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब बताओ मुझे ई इंटरसेक्शन एस कितना होगा? एच सैंपल स्पेस है, ई इवेंट है, तो न्यूमरेटर आपका जस्ट ई होगा एंड डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 1। तो ये तो मतलब जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया। तो ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो नॉर्मली हम लोग फाइंड करते थे, है ना, सो ये क्या होता है, मतलब या तो ये भी लिख लो, एक मिनट मैं क्या सैंपल स्पेस, हाँ ठीक है, सैंपल स्पेस हमेशा 1 होगी ना। सो ये दोनों सेम ही है, क्योंकि सैंपल स्पेस हमेशा हमें गिवन होता है नॉर्मली, है ना, यहाँ पे नहीं गिवन है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे कुछ और है, जैसे मान लो सैंपल स्पेस या एम्प्टी सेट गिवन सैंपल स्पेस, क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यही सब चीजें यहाँ पे एस गिवन एस, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज लाइक जैसे तुम अगर लिखना चाहो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन समथिंग, मान लो फॉर एग्जांपल एफ इवेंट है, क्या होगा? कैसे लिखोगे इसको अगर जरूरत पड़ी तो? Probability of A union B intersection F upon. हाँ राइट, तो उसे प्रूव मत इस फॉर्मूला से। मान लो अब जनरली इस पे जैम में भी क्वेश्चन आए हैं, अभी पेपर करेंगे देखेंगे। सो जनरली क्या होता है कि आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, तो आप सबको ये फॉर्मूला पता होगा। अगर मैं ये हटा दूं तो सबको पता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है। सो सेम ही फॉर्मूला जब गिवन है तो भी सेम ही होल्ड करेगा, तो प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे आप कह रहे थे उसके हिसाब से लिखूंगा। सो एट द एंड क्या होगा अगर मैं वैसे करूं, सो फाइनली ये कन्वर्ट ऐसा हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन एफ प्लस बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ। सो इससे क्या पता चला आपको कि लाइक गिवन है तो वो गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वैसे ही जो हम जानते हैं ए यूनियन बी का सेम ही फॉर्मूला रहेगा, बस जो गिवन है वो गिवन रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये चीज होल्ड करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि 11th क्लास में ये सब यूज हुआ है, सो इसीलिए 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी में था ये। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना,
सो जहाँ तक मुझे आइडिया, आप लोगों ने अच्छे से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th का किया है, प्रोबेबिलिटी किया है, क्योंकि वो सब चीज़ें बेसिक्स है, उसमें से कुछ चीज़ें एग्जाम में भी आती हैं, ठीक है ना। ये भी जो कर रहे हैं हम, इसमें से कुछ चीज़ें एग्जाम में भी आती हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं इधर से, इस टॉपिक से। तो इसी तरीके से अगर ए डैश गिवन कोई इवेंट एफ है, तो ए और एफ दोनों इवेंट ही है सबसे सैंपल स्पेस का, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी सिंपली आप ऐसे ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये फिर भी होल्ड करेगा, है ना, जैसे ये होल्ड कर रहा है सेम चीज। सो जैसे ये है उस तरीके से ही होल्ड करेगा। तो इस पे बेस एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं इस सब पे, अभी आप देखोगे जब पेपर करेंगे, या आप देख सकते हो। ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो यहाँ बता रहे होंगे, है ना। सो लाइक यहाँ पे देखो, सो एक तो अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन, अब यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन सम इवेंट, ठीक है। सो ये तो सिंपली फाइंड कर सकते हो, जैसे हम लोग यहाँ फाइंड कर दिखाया भी है तुम्हें। अब एस इंटरसेक्शन एफ और एफ कट गया, तो मतलब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कुछ भी गिवन हो 1 ही रहेगी, ठीक है ना। फिर एफ गिवन एफ निकाल रहा है, मतलब सेम इवेंट ई गिवन ई, तो एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ, तो ये कैंसिल होकर 1 ही हो गया, फिर भी 1 है। तो जब एफ गिवन है तो एफ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सो ये है सैंपल स्पेस गिवन एफ, सो ये तो 1 आ गया, तो ऊपर दिखा दिया, है ना। ओके, अभी जो फॉर्मूला मैं लिख रहा था वो यहाँ पे है। सो ये देखो जो मैं लिख रहा था सेकेंड, कि if A and B are any two events of a sample space S and F is an event of S such that probability of F is non-zero, then so ये फॉर्मूला अभी लिखा जो मैं, वही फॉर्मूला है सेम, कि A union B given F। तो जैसे हम जनरली जानते हैं probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B plus minus probability of A intersection B, so वही चीज़ है, बस given F है, ठीक है ना। तो ये सब एनसीईआरटी में बुक में है, एक बार आप जैसा गो थ्रू हो जाना, यू रीड लाइन बाय लाइन, you solve each example, you solve each questions of exercise, ठीक है। सो यहाँ पे बाकी आप जानते ही हो कि अगर ए और बी डिसजॉइंट होता है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, तो वो टर्म खत्म हो जाता है, तो यूनियन को आप ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हम पहले से भी जानते हैं। ये प्रूफ कर रहा है, अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहो तो यहाँ प्रूफ भी है, उसका भी प्रूफ कर सकते हैं, तो इस तरह से। फिर उस समय जो लिख रहा था कि लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ इज सेम एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ठीक है। सो ये सब कुछ आइडेंटिटी प्रूफ भी है, प्रूफ भी चेक कर सकते हो समझने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि समटाइम्स एग्जाम में भी क्या होता है, एग्जाम में भी कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आते हैं, तो आपको अगर गलत है वो ऑप्शन, तो एग्जाम्पल से तो तुम गलत दिखा दो, क्योंकि एक एग्जाम्पल काफी होता है गलत कहने के लिए, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो इंट्यूशन आ जाता है ट्रू है, लेकिन कभी कभी प्रूफ करने की जरूरत पड़ जाती है, या अगर आप खुद से वेरीफाई कर सको तो प्रूफ हेल्प करता है। तो सब छोटे छोटे जो प्रूफ्स हैं आप समझने की कोशिश कर सकते हो, समझ आ भी जाएगा आपको। कहीं समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछो, ये चीज़ है। सो प्रूफ समझना गलत नहीं, क्योंकि एकेडमिक्स में जब आप जाओगे एमएससी करने आईआईटीज में या एनआईटीज में या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो उनसे वहाँ भी क्या है, एमएससी में वही फिर प्रूफ वहाँ भी आएगा, तो ये सब चीज़ थोड़ा हेल्प करेगा। ओके, अब ये सब एग्जांपल से आप सॉल्व करके देखो, तो ये आपका काम है एग्जांपल सॉल्व करना, क्योंकि बच्चा फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहा, अगर मैं 12th क्लास को पढ़ा रहा होता तो मैं सॉल्व करता, क्योंकि अभी मैं नहीं सॉल्व करूंगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर रखा है क्लास 12th कई बार, है ना, 2-3 साल पहले आप पास कर रखे हो। सो आपको जैसे एक बार रिवाइज करना है। सो कुछ एग्जांपल्स आप ट्राई करो, बस एक बार थ्योरी रिवाइज करें हम लोग एक बार, फिर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो जितने प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस, ठीक। सो ये सब एग्जांपल्स आप ट्राई करो एंड देन पहली एक्सरसाइज मेनली जो बेस्ड है उसी पे बेस्ड है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक। ये फर्स्ट एक्सरसाइज आ गया 13.1, तो आपको थ्योरीज पढ़ने हैं ईच लाइन बाय लाइन, एंड देन आपको सबसे पहले लाइन बाय लाइन जो थ्योरी है वो पढ़ो, डेफिनेशंस पढ़ो, एग्जांपल समझो, थ्योरम्स भी है थ्योरम समझो, प्रूफ्स ट्राई करो, है ना, खुद से देखो, पहले खुद ट्राई करना, एग्जांपल भी है तो पहले खुद सॉल्व करो। ऐसे ही बेसिक चीज़ मुझे बोलना नहीं चाहिए, तुम्हें ऑलरेडी पता है। जैसे कोई एग्जांपल्स भी है तो पहले खुद सॉल्व करो, है ना, मेंटली या लिख के,
उससे फिर अगर हो जाए तो फिर सॉल्यूशन देखो। उससे कई बार क्या होगा, तुम बुक से बेटर सोच पाओगे, है ना। तो देखो बुक में इतना क्या जरूरत नहीं था, है ना, इजीली हो जाता किसी और तरीके से। तो वो आपका अपना मतलब वो थिंकिंग होगा, वो बुक से बेटर भी कई बार हो सकता है। जो मैं सॉल्व करता हूँ मुझसे बेटर आप सोच सकते हो अगर आप इंडिपेंडेंटली सोचते हो तो, है ना। अदरवाइज वो आपने अगर एक सोल्यूशन देख लिया तो आपका दिमाग वहीं पे चलेगा, आपको लगेगा यही सोल्यूशन सही है, उसका सोचने की जरूरत नहीं है। सो ओके, सो नेक्स्ट जो फॉर्मूला मैं लिख रहा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी वही है। सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज था एक्चुअली जस्ट इस पे ही बेस्ड है ना। सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ओ बी एस गिवन एफ निकाल के भी दिखा रहा था, ये 1 आया था, वहाँ चेक कर सकते हो आप, ये है ना। यहाँ ई गिवन एस निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, फिर ये फॉर्मूला। तो ये सब कुछ रिजल्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड, ठीक। तो इस पे बेस्ड पहली एक्सरसाइज है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उस पे बेस्ड पहली एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी में 13.1। अब आते हैं अगले एक्सरसाइज पे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये वही फॉर्मूला है जो मैं यहाँ लिखा था, देख लेते हैं इसी में। सो देखो यहाँ पे आपने भी देखा था कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, फाइन। सो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको ये फॉर्मूला, यू विल गेट दिस। दूसरे तरीके से इसी को लिख देंगे। सो देखो ये भी वही कर रहा है, दूसरे तरीके से इसी को लिख दो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा, और इन दोनों को कंबाइन कर दो अब। सो इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या मिल गया। सो यू कैन राइट E इंटरसेक्शन F को यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, ठीक है। तो ये सिंपली आप ऐसा लिख सकते हो। कहां से आ रहा है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आ रहा है, ये नया फॉर्मूला हो गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है, तो अब आपको फिर से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है, नहीं आता है तो आप बेझिझक पूछो, क्योंकि सीखना है, नहीं सीखोगे रिजल्ट खराब होगा। तो मेन पर्पस सीखना ही है। ट्यूशन आपने इसलिए ज्वाइन किया होगा कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिले। हेल्प किस चीज़ में मिले, क्योंकि क्या मैं एग्जाम आपका लिखूंगा, नहीं, आपको मैं सिखा पाऊंगा कि जो मुझे आता है उसमें मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा, है ना। कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे मैं हेल्प कर पाऊंगा। हेल्प कब कर पाऊंगा, जब आप पूछोगे, है ना, क्योंकि मैं तो दिल की बात समझ नहीं सकता आपकी, तो जब तक आप पूछोगे नहीं समझ नहीं आएगा, ये चीज़ है। सो जो भी डाउट है पूछो, सीखोगे फिर वो, है ना, उसके हिसाब से आएगा। सो ये क्वेश्चन है कुछ आपको ट्राई करना, वो 2 सेट पे था, ठीक है। सो अब ये 3 सेट पे मल्टीप्लिकेशन रूल है। देखो जैसे पहले क्या था, हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। सो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E, फाइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E, और इसी को जरूरत पड़े तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F। सो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी से आ गई, 2 सेट के लिए था। अब 3 सेट है तुम्हारे पास E F G। सो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द अकरेंस ऑफ ऑल द 3 इवेंट्स E एंड F। मैं तो बता ही रखा हूं, इंटरसेक्शन इज समवट रिलेटेड टू एंड, है ना, समवट रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन। सो ये तीनों रिलेटेड है। सो लाइक इंटरसेक्शन है तो what is probability of occurrence of E, then occurrence of F when E has already occurred, occurrence of G when E and F both have already occurred, ठीक है। so ये फॉर्मूला हो गया। तो इसी को लोग इस तरह से लिखते हैं, probability of E into probability of E F given E, probability of G given EF। तो EF मतलब पहले EF अगर होगा इसलिए given लिखा, ठीक है। तो ये 3 सेट पे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाया गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है, और आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग भी होता है, तो स्टार्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में बताया होगा। तो वहां ये थे, हमारे पास 2 काम है, दोनों करने हैं 1 by 1। तो एक करने के m तरीके हैं, दूसरे के n तरीके हैं, तो दोनों के एक साथ करने के या 1 by 1 करने के m into n तरीके हैं। तो वो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग था। अभी मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक। अब इन 2 फॉर्मूला, एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला बेस्ड आपके फिर से क्वेश्चंस है। ओके, सो ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, नहीं कुछ समझना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार फोर्स कर रहा हूं, पूछो, है ना। जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा, नहीं पूछोगे तो वो थोड़े थोड़े डाउट्स एक साथ जमा हो जाएगा, फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम वही क्वेश्चन नहीं होंगे एग्जाम में,
ठीक सर जी सर ऊपर वाले फॉर्मूले में ईएफ क्या था एक साथ जो लिखा था? जी वो ईएफ का मतलब जब दो सेट इस तरह लिखा हुआ है तो ये मीनिंग है, इसको उन्होंने रीराइट किया है, ये मीनिंग है। इसी को मोर देन टू इवेंट्स वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। जी देखिए यहां लिखता हूं मैं। हमने देखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब आते हैं हम क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। जो एनसीईआरटी की दूसरी एक्सरसाइज है 13.2 वो आपको इस पे बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखो जैसे पहला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है E एंड F बोथ विल अकर, इंटरसेक्शन का मतलब बोथ होता है आप जानते हो, इन कॉमन होता है, तो E एंड F बोथ विल अकर। तो यहां था कि व्हाट इज द अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E इनटू, अब अगर तो F को भी होना है, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज ऑलरेडी अकर्ड, है ना, जब E हुआ पहले तो F की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हो सकता है EF डिपेंड कर रहा हो इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। या सेकेंड वे में आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, ये हो गया दो सेट के लिए। इसी को हम लिख सकते हैं, अब तीन है हमारे पास, EFG। So what is the probability of occurrence of E and F and G, all three? So one by one, है ना? So you can write what is the probability of occurrence of E. So first E occurs. Then what is the probability of occurrence of F when E has already occurred? And what is the probability of occurrence of G when E and F both have already occurred? तो इसी को उस बुक में एक नोटेशन दिया, probability of E, probability of F given E या F when E has already occurred, and probability of G when EF। तो देखो यहाँ पे फिर से सेट का मल्टीप्लिकेशन है, सेट के बीच में इंटरसेक्शन है ना। सो लाइक यू अंडरस्टूड, जैसे एक्स वाई लिखा रहता है तो आप समझ जाते हो ना कि एक्स इंटू वाई है, सेम चीज यहाँ भी है कि जब सेट में EF लिखा है तो इसका मतलब बीच में इंटरसेक्शन है। सेट में अगर सेट लिखा है A और B दो इस तरह से है तो A इंटरसेक्शन B है, इसका मीनिंग यहाँ पे, ठीक है, सेट के सेंस में जब सेट है। So if A and B are two sets, the meaning of AB is A intersection B actually. So ये है, ठीक है। और भी तरीके से आप लिख सकते हो, आप देखो तो यहाँ मैंने E से स्टार्ट किया है, आप चाहते नहीं I want G to occur first, no problem, तो आप ऐसे लिखो probability of G, है ना, you want G to occur first, तो मैंने G पहले लिखा, then you want F to occur, तो F when G has occurred, अब G occur हो गया, F हो गया, now E will occur when G and F has already occurred, so you can write like this also, जैसे भी तुम्हें समझ आए। You want F to occur first, तो कोई दिक्कत नहीं है, probability of F, then you want G to occur, probability of G given F, क्योंकि F हो गया ना ऑलरेडी, then you want probability of E given जो भी लिखना है G intersection F, ठीक है ना। so ये समझना है लिख कैसे रहे। So we want all three to occur. So one by one सबकी प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, जो पहले occur हो गया वो गिवन में आगे आगे। फाइन, समझ आया जो पूछ रहे थे? यस सर, नाउ क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड आपकी दूसरी एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी में 13.2 एक्सरसाइज है, वो इन दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड है। इसी में देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ये एग्जांपल्स हैं फर्स्ट, फिर ठीक है। अच्छा, इसी में अब आगे इन्होंने इंडिपेंडेंट भी इंक्लूड कर दिया, फाइन। अब क्या है, ये सब जैम के सिलेबस में है, पूरा जो भी क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी है पूरा जैम के सिलेबस में है, ठीक है, टॉपिक्स भी क्वेश्चंस भी। अब क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है ना। अब इवेंट है तो इवेंट अभी क्या है हमारे लिए, अभी हमारे लिए इवेंट का डेफिनेशन है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो हमें चेक करना वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। देखो इंडिपेंडेंट बिल्कुल ये वही वर्ड है
जैसे इंग्लिश में जिसकी मीनिंग है कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि जब ई अकर हो रहा है एफ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जब एफ अकर हो रहा है ई को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दोनों को एक दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इंडिपेंडेंट है। अगर एक दूसरे अगर ई अगर हुआ तो एफ पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, देन वो डिपेंडेंट है, या एफ अगर हुआ ई पे इफेक्ट पड़ रहा है तो डिपेंडेंट है। सिंपल। अब मैथमेटिकली क्या मीनिंग है उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो जैसे नेक्स्ट इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो वर्ड है मतलब ये हो गया कि मैं ऐसा बोलूं टू इवेंट्स, मान लो E एंड F आर इंडिपेंडेंट if and only if occurrence of one does not affect occurrence of other। ठीक, कि occurrence of one does not affect the occurrence of other, सिंपल है। that is probability of E given F। बताओ इस वाले लाइन पर तुम्हें क्या समझ आ रहा है, किसके इक्वल आना चाहिए? हाँ यस, आप फॉर्मूला बता रहे हैं, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि अगर वो इंडिपेंडेंट है तो ये किसके इक्वल आएगा? हाँ आपने सही बताया, जिसने बताया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F है, क्योंकि E को फर्क नहीं पड़ रहा F गिवन है या नहीं गिवन है, क्योंकि E को ये फर्क नहीं पड़ रहा F अगर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वो मैं इंडिपेंडेंट लिख रहा हूँ, इसलिए इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन बता रहा हूँ कि जब वो इंडिपेंडेंट है मतलब एक दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F प्रोबेबिलिटी ऑफ E के ही बराबर हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट है, मतलब एक ही डेफिनेशन को मैं चार तरीके से लिख रहा हूँ, है एक ही चीज, मैं चार डिफरेंट तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें। एक तरीका तो वर्ड में हो गया, दूसरा ये हो गया दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E किसके इक्वल आएगा? So P of F. यस, P ऑफ F के। एंड अगर मैं लिखूं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, P of E into P of F. है ना? तो अभी आपने पीछे फॉर्मूला देखा था कि पीछे फॉर्मूला ये था कि इसका ये फॉर्मूला है इन जनरल, देखो ये फॉर्मूला इन जनरल करेक्ट है, यहाँ पे कोई मतलब इंडिपेंडेंट है नहीं है, इन जनरल ट्रू है। और आपने क्या देखा कि अगर ये इंडिपेंडेंट होगा, मतलब E और F इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो E को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है F से, F को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है E से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E प्रोबेबिलिटी ऑफ F ही हो जाएगा। तो राइट यही फॉर्मूला हम वहां लिख देंगे। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो ये फॉर्मूला बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक है, ओके। सो ये तो हो गया डेफिनेशन, है ना, या मैं थ्योरम के तौर पे भी लिख सकता था कि ये ऑल दीज आर इक्विवेलेंट, ये इससे ये प्रूव कर सकते हो, इससे ये सब इक्विवेलेंट है, मतलब सब डेफिनेशन इंडिपेंडेंट है, ये समझ लो कि दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस, है इस तरीके से। ओके, यहां तक ठीक है? ये डेफिनेशन हुआ इंडिपेंडेंट का, जो मैंने अभी लिखा है डेफिनेशन लिखा है इंडिपेंडेंट का, और सब में इफ एंड ओनली इफ है। सो यहां मैं दैट इज के अलावा मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं आई डबल एफ है ना। सो आई डबल एफ पता होगा तुम्हें, इफ एंड ओनली इफ, तो ये दोनों तरफ का रास्ता होता है ना, इंप्लाइज जस्ट वन वे होता है कि लेफ्ट से राइट जा सकते हो, राइट से लेफ्ट नहीं आ सकते। इफ एंड ओनली इफ में दोनों तरफ से जा सकते हो तुम, मतलब लेफ्ट ट्रू है तो वो गारंटी देगा कि राइट वाला ट्रू है, राइट वाला ट्रू है तो वो गारंटी देगा लेफ्ट वाला ट्रू है ना। ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब है, पता होना चाहिए आपको। सो चलो, तो तुम कोई भी एक स्टार्ट कर सकते हो, जनरली बुक में तुम्हें ये डेफिनेशन मिलेगा। तो बुक में क्या लिखा रहता है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम कोई भी एक लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यही डेफिनेशन याद रखे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कि हम कब बोलेंगे ई एफ इंडिपेंडेंट है,
अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल हो जाए पी इंटू पी एफ के। ओके, चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ इस पे, आप लोग ट्राई करो। ये भी जैम का ही इस तरह रिलेटेड, मतलब इंडिपेंडेंट पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, इंडिपेंडेंट इवेंट पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, आप पेपर चेक कर सकते हो। सो इंडिपेंडेंट इवेंट पे क्वेश्चन आता ही है, 1 या 2 नंबर का, तो इस टॉपिक पे। सो चेक करते हैं, ऑलमोस्ट है ना, आपको हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सो लिखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं। सो मैं ये लिख रहा हूं कि क्वेश्चन है, ये क्लियर है ना, इफ E and F are independent, then ऑप्शन ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश या प्रोबेबिलिटी ऑफ, सिंपली चलो मैं ये लिखता हूं, देन E डैश एंड F डैश आर इंडिपेंडेंट। E डैश मतलब F डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट है ना, तो या आप कॉम्प्लीमेंट को बुक में ऐसे भी लिखा जाता है, E बार F बार, बात बराबर है बी में E कॉम्प्लीमेंट एंड F आर इंडिपेंडेंट। हालांकि आप लोग कुछ लोगों को डायरेक्टली पता होगा इसके बारे में, E and F bar are independent and D चलो तत्काल इसको मैं नॉन ऑफ दिस बना देता हूँ। देन देखो, ये जो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे, ये एमएसक्यू होगा। एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्ट, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, चारों करेक्ट हो सकता है ना इन जब मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ। तो आप लोग बताओ इनमें से क्या करेक्ट है। ए होगा सर। ओके, तो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों का सिर्फ ए आ रहा है, कुछ लोगों का ए बी सी तीनों आ रहा है। ओके, सो हालांकि ये थ्योरम है जिसको मैंने क्वेश्चन बनाया था, जैम वाले भी यही करते हैं, ठीक है, कुछ थ्योरम्स को क्वेश्चन बना के दे देते हैं, या उसी थ्योरम पे मतलब थ्योरम को ही क्वेश्चन बना देते हैं, कई बार ऐसा होता है, या कई बार आता है क्वेश्चन पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशन दे देते हैं। मैं इसी में कुछ इवेंट ऐसा बना लूं, मैं आपको ई एफ दे दूं पर्टिकुलरली, फिर मैं इंडिपेंडेंट दूं, फिर उसके कॉम्प्लीमेंट लेके दूं, मतलब इस तरीके से कि उसी को थोड़े से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बनाते हैं। कॉन्सेप्ट तो उतना ही है ना, तो उसी पे थोड़े इधर उधर करके बनाते हैं। चेक करो, बाकी और कोई लोग कुछ और आंसर हो इसके अलावा। सिर्फ ए होगा। ओके, चलिए, सो ये सब जैम में भी मिलेंगे, ये सब जैम में भी आए हुए इस तरह क्वेश्चंस। ओके, तो अभी पेपर करेंगे वहां भी मिलेगा ये सब। और ये क्लास 12, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, ये एनसीईआरटी में ही है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगा, मैं एनसीईआरटी खुला हुआ है ना, उसको दिखाऊंगा, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, मैंने ये अपने अलग से नहीं बनाया है, एनसीईआरटी में ही ये लाइन्स लिखी हुई हैं, आप जब पढ़ोगे तो। चलिए, तो करके देख लेते हैं। तो एक्चुअल में ऐसे पता है हमारे पास वो भी ऑप्शंस है ना, नहीं ठीक है। अच्छा, ये तो वैसा है कि तुम्हें टाइम देने का है, कितना टाइम लगाते हो। ओके, आंसर करने में, ठीक है, तो क्या करते हैं, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। मुझे बताओ, तो इस लाइन का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा, क्या लिखूं इसका मतलब,
probability of E intersection F is equals to probability of E into probability of F. यस, सो मैथमेटिकल मीनिंग हो गया ये चीज, ठीक है। सिमिलरली पहले स्टेटमेंट का ये मुझे गिवन है, ठीक है, ये मुझे बता रखा है कि ई एफ इंडिपेंडेंट है, तो मुझे वो बता रखा है क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। ई एफ कोई इवेंट है। अब मुझे ए पार्ट को प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा मैथमेटिकली? बताओ मैथमेटिकली क्या प्रूव करूं ए पार्ट को प्रूव करने के? यस, जस्ट आप डेफिनेशन यूज करो। तो मैंने कहा डेफिनेशन आप इसको लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन इसको लेके चलो। तो जब कोई बोलता है ई एफ इंडिपेंडेंट है, उसका मीनिंग ये है। तो जब कोई ये बता रहा है आपको कि ई बार एंड एफ बार या ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट या ई डैश एफ डैश भी आप लिख सकते हो, सो ये इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार। अब मुझे इसको मैं प्रूफ ट्राई करता हूं, देखो। तो कहां से स्टार्ट करें? एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आरएचएस खुद ही आ जाना चाहिए अगर ट्रू होगा तो। सो चलो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। और अभी आपने सेट थ्योरी पढ़ा है लास्ट क्लास में, सो आपको डी मॉर्गन्स लॉ अभी याद ही होगा, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? का होल कॉम्प्लीमेंट, या तो ऐसे लिखो या कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। डैश या होल बार लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। डैश लिखो या वो लगाओ। तो ई यूनियन एफ होल का कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट हटाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होती है? 1 माइनस पी ए, ठीक है। तो हाँ, ऐसे ही जवाब देते रहोगे तो इंटरेस्ट तुम्हारा ही बना रहेगा ना। ऐसे में बहुत बोरिंग पर्सन हूँ मैं, जोकों को मारता नहीं क्योंकि मुझे आता भी नहीं है, तो इस तरह से है कि तुम्हें ऐसे सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ई यूनियन एफ। सो यहां से क्या होगा? 1 माइनस, हमें क्या करते हैं, उसको ओपन कर देता हूं। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला पता है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब इसको ओपन कर लो, तो जिसको ब्रैकेट खोल दूंगा मैं, तो यहां से 1 माइनस पी ई माइनस पी एफ और माइनस माइनस प्लस, और प्लस मुझे बता रखा है क्वेश्चन में ही कि ई इंटरसेक्शन एफ को मैं लिख सकता हूं पीई इंटू पी एफ, ये बता ही रखा है क्वेश्चन में, तो मैं इस वाले को लिख देता हूं पीई इंटू पी एफ। चलो, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं है, तो 1 कॉमन है ना। सो कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है। तो आओ इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद से मैं यहां लिखता हूं, सो इक्वल टू, सिंपल फैक्टराइज कर रहा हूं, फैक्टराइजेशन। तो इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो लाइक 1 कॉमन ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 माइनस पीई, अगले में क्या कॉमन है? पी एफ कॉमन है, तो बचा क्या? 1 माइनस पीई। अब इक्वल टू, देखो 1 माइनस पीई 1 माइनस पीई कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, तो बचा 1 माइनस पीई इंटू 1 माइनस पी एफ। तो ये तुम्हारे पास आ गया 1 माइनस पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, और 1 माइनस पी एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाली पार्ट प्रूफ हो गया, तो ए मतलब ट्रू ऑप्शन है, ठीक। चलो बी पे आते हैं। तो एक या दो तीन लोगों ने बताया कि एबीसी तीनों करेक्ट है, चेक करते हैं बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन सिंपल है फिर से, कि मुझे चेक करना है ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ इंडिपेंडेंट है क्या। तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इनटू एफ के इक्वल आएगा क्या। अगर यस तो ऑप्शन बी करेक्ट है, नो तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। तो चलो एलएचएस से फिर से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ, आपको याद होगा इसी को हम एफ माइनस ई भी बोलते हैं। अभी सेट थ्योरी आपने पढ़ा है तो याद होना चाहिए कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ एफ माइनस ई है, वही बात है, सेम चीज है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Probability of F
यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये फिर से 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी जो हम कर रहे थे उसमें लिखा होगा हमने, ठीक है। सो बेसिक इसलिए कराया कि पता तो सबको है, कभी कभी सबने पढ़ा है, लेकिन अभी बहुत रिसेंटली तुमने अगर पढ़ा हो तो ज्यादा जल्दी याद रहेगा वो चीज है। सो यहां से क्या है, फिर से मुझे बता रखा है क्वेश्चन में कि EF इंडिपेंडेंट है, तो मुझे ये बता रखा है कि इसको मैं लिख सकता हूं PE इंटू PF लिख सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं PF ले लूंगा कॉमन, तो बचा 1 माइनस PE। 1 माइनस PE को मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, और ये आ गया तुम्हारा RHS। तो मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। और ऑप्शन बी और सी सेम ही तो है, क्या ही डिफरेंस है, क्योंकि एक वर्ड होता है मैथमेटिक्स में विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी क्या होती है कि यहाँ पे तुम EF को इंटरचेंज कर, तुम्हारा क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हो रहा। E आर्बिट्री है, F आर्बिट्री है, तो तुम EF को बदल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्वेश्चन में। तो इसीलिए अगर B सही है तो उसी तरीके से C सही हो गया, ठीक है ना, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। सो समझ लो ना, E कॉम्प्लीमेंट F से इंडिपेंडेंट है, तो उसी लॉजिक से E और F कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रूफ बिल्कुल पैरेलल चलेगा, अगर तुम लिखोगे प्रूफ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से पैरेलल चलेगा, जहां E है F लिखो, F है E लिखो, पैरेलल बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। सेम लॉजिक जैसे B हुआ वैसे ही C हो जाएगा। 11th में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस E। हाँ जी जी जी, ये क्लास 11th वाली NCERT आप चेक करो, मैंने जो प्रॉपर्टी पढ़ाई है, या सेट थ्योरी में लिखाई होगी ना हमने, ये चीज तो हमने सेट थ्योरी में किया है। हमने अभी कौन कौन चैप्टर किए हैं, क्लास 11th में हमने सेट थ्योरी किया है, क्लास 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया है, क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम किया है, क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी किया है, 4 चैप्टर। तो ये जो है हमने ये देखा था कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, ये B माइनस A होता है, ये आपको NCERT में मिल जाएगा, 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, आप चेक करो। और बाकी रह गई प्रोबेबिलिटी की बात, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B, ये क्लास 11th की NCERT में शायद है ना, हमने कब किया है, 11th में अभी किया था ना रिसेंटली, शायद लिखा होगा हमने, ये लिखा था कि नहीं जब 11th की NCERT कर रहे थे, एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन जब आया था कि नहीं, हाँ हाँ है ना, जब 11th क्लास चेक करो, एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है क्लास 11th NCERT में, तो उसमें हमने ये सब देखे थे ना, वहीं हमने ये देखा था A कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस PA होगा, चेक करो एक बार, चेक करो। सो PA माइनस P A इंटरसेक्शन B, ये मैंने वेन डायग्राम करके बताया होगा जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। सो A माइनस B ये वाला पोर्शन है, यस सर, ये तो बताए थे जी। तो ये सब वही था कि रिसेंटली जो बताया तो भूलोगे नहीं जल्दी आप, ये बताया था ना कि A माइनस B ये होता है, तो मुझे A माइनस B पोर्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो A में से मैं कॉमन पोर्शन बाहर कर दूंगा, तो ये तो कर रहे हैं, A में कॉमन पोर्शन बाहर कर रहे हैं, तो ये कराया हमने अभी। तो ये हो गया सिमिलर लॉजिक से, ठीक है ना। तो BC करेक्ट है, D तो एनालिसिस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। या अगर ये लिख देता कि जो सैंपल स्पेस है वो किसी इवेंट से इंडिपेंडेंट है, वो तो हो ही जाएगा ना। तो जब मान लो यहाँ पे एक ऑप्शन में ये लिख दूं कि जो सैंपल स्पेस है एंड E आर इंडिपेंडेंट, सैंपल स्पेस मान लो S बोल देता हूं, सो सैंपल स्पेस S एंड E आर इंडिपेंडेंट, क्या ये ट्रू होगा? है ना, ये तो प्रोबेबिलिटी आएगा ना। हाँ तो वही चेक करो, ये करेक्ट है, डी ऑप्शन ट्रू है फॉल्स? सर ट्रू है। चेक करो, डेफिनेशन लगाओ, जस्ट आप डेफिनेशन लगाओ। एक सैंपल स्पेस भी एक इवेंट ही तो होता है, इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, हर सेट खुद का सबसेट है, तो सैंपल स्पेस भी खुद का सबसेट है, तो सैंपल स्पेस भी एक इवेंट ही हुआ। तो जैसे मैं EF लिखा था, अब F की जगह S लिख दिया, है ना, या मैं वही बात है, E को हटा के F लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो E की जगह मैंने F ये लिख दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सो इसको चेक कर सकते हो, इवेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कैसे, अब इसको प्रूफ देख लेते हैं। तो मैंने कहा सैंपल स्पेस और सैंपल स्पेस, मैंने कहा S और E इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मीनिंग है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन E क्या इक्वल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E के,
कोई भी एक डेफिनेशन लगा लो, मैं लास्ट में लिखा था वो लगा रहा हूँ, कोई भी एक स्टार्ट करो, इससे कर लेते हैं। तो एस और ई में क्या कॉमन आएगा? सो ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना होता है? 1। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो यहां से पीई, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सही है तो ये सही है तो ये सही है, तो इसका मतलब ट्रू हो गया, इक्वल हो गया दोनों। तो हमें यही चेक करना था कि क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, तो यहाँ आंसर आया यस, तो सारे यस हो गए। तो सैंपल स्पेस हर इवेंट के साथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सैंपल स्पेस अपने हर इवेंट के साथ इंडिपेंडेंट होगा। व्हाट अबाउट एम्प्टी सेट? ऐसा बोल सकते हैं? नो सर। ये भी ट्रू होगा? नो सर। क्यों? सर पी ऑफ आई 0 हो जाएगा। हाँ, यस सर। तो क्या दिक्कत है? चेक करो, डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इंडिपेंडेंट होगा, है ना? यस सर। हालांकि जो डेफिनेशन के हिसाब से ट्रू ही हो जाएगा। जैसे जब भी कोई कुछ पूछा जाए तो एक बार वेरीफाई करो, जैसे क्या इंटरव्यू में ऐसे होता है कि पूछते हैं ना, तो हम लोग फटाक से आंसर बताते हैं, हमें ऐसा नहीं बताना कि इमीडिएटली बताना, हमें सोच के बताना। सोचेंगे कैसे? तो डेफिनेशन याद करेंगे, जैसे मैंने कहा यहाँ इंडिपेंडेंट है क्या, तो हम पहले ये सोचेंगे कि इंडिपेंडेंट होता क्या है, तो मेरे दिमाग में इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन आएगा, फर्स्ट टाइम तो डेफिनेशन ही आएगा ना, तो डेफिनेशन फिर फिट करके देखेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है। जैसे मुझे ये चेक करना है कि क्या ऐसा होगा, सो क्या ये करेक्ट है, क्वेश्चन ये आएगा मेरे दिमाग में। अब फाई और ई में क्या कॉमन है? फाई ही कॉमन है, और यहाँ 0 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फाई की प्रोबेबिलिटी भी तो 0 ही होती है, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना? तो क्या ये ट्रू है? तो 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी करेक्ट है। सो मतलब क्या मतलब, एम्प्टी सेट और कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट रहेगा हमेशा, और सैंपल स्पेस और उसका कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट रहेगा हमेशा। प्रॉब्लम क्या है, कोई नॉन एम्प्टी इवेंट्स है, इसको ट्रिवियल सेट बोलते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रिवियल सेट, या यहाँ ट्रिवियल इवेंट में बोल देता हूँ, है ना? मतलब ट्रिवियल इवेंट का मतलब हो गया बहुत ऑब्वियस है, ये सैंपल स्पेस या एम्प्टी सेट, या श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, ये ना। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब फाई हो गया, श्योर इवेंट मतलब सैंपल स्पेस, सो है ना। नॉन ट्रिवियल होता है तो इन दोनों को छोड़ के, तो ट्रिवियल मतलब ये हो गया सिंपली फाई एंड सैंपल स्पेस, नॉन ट्रिवियल इसके अलावा, है ना, इस तरह से। ओके, तो आते हैं एनसीईआरटी में, जरा देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है इंडिपेंडेंट के बारे में। चलो, तो पहले तो देखो ये बताना चाह रहा है तुम्हें कि जब ही ये x के इक्वल हो जाए तो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, पहला ये बताना चाह रहा है कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ f गिवन ही प्रोबेबिलिटी ऑफ f के इक्वल हो जाए, बाद में बताएगा ये। सो occurrence of event E has not affected the probability of occurrence of F। तो देखो ये पे, सो जो मैं पहला डेफिनेशन बताया था कि probability of F इक्वल है probability of F गिवन E के, तो मतलब E गिवन हो या E गिवन ना हो, F को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब F और E इंडिपेंडेंट है, सिंपल। यहाँ F E गिवन है, यहाँ E गिवन नहीं है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों इक्वल ही है ना। यहाँ E गिवन है, यहाँ E गिवन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, सिंपल। तो आओ आगे देखते हैं। सो डेफिनेशन देखो, एक तो डेफिनेशन जो मैंने लिखा वो लिख दिया यहाँ पे कि E and F are two events such that probability of occurrence of one of them is not affected by the occurrence of the other। और इस इवेंट को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। जो पहला डेफिनेशन मैंने लिखा वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पहला मैंने लिखा था इफ एंड ओनली इफ, वो यहाँ लिखा है। इसका मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी में क्या लाइन बाय लाइन पढ़ो, तुम्हें कुछ ना कुछ समझ आएगा। तो बीच में इन्होंने लिख दिया कि इंडिपेंडेंट बोलेंगे जब एक का अकरेंस दूसरे के अकरेंस को इफेक्ट नहीं पड़े करेगा तो इंडिपेंडेंट है। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा 12th में ये सब है, मैंने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, है ना, ऐसा होता है ना, बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोग जो इग्नोर कर दिए होंगे उस टाइम। अब देखो यहाँ मेन डेफिनेशन में स्टार्ट किया,
कि टू इवेंट ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ, ये चीज है कब, जब ई नॉन जीरो, तुम्हें पता ही है कि यहाँ ई गिवन में है तो इसीलिए फिर वो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ई गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब ये नॉन जीरो होना चाहिए, एंड बाद में फिर ये लिखा। सो ठीक है ना, सो कहने का मतलब ये है, ये तो हम जानते थे मल्टीप्लिकेशन रूल से, कह रहा है कि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। सो ये इंडिपेंडेंट का यहाँ पर डेफिनेशन है, ये तो इन जनरल करेक्ट था, तो इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन ये है, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इफ दिस हैपेंस। कोई एक लेके चलो, तो देखो यहाँ पे इन्होंने फिर से एक डेफिनेशन लिखा हो, यहाँ देखो डेफिनेशन 3, लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ। तो यहाँ इफ लिख रहा है डेफिनेशन में इफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ होता है, और ये बहुत इफेक्ट करेगा क्वेश्चंस में, ऑप्शंस में कई बार लिखा रहेगा इफ देन वन वे, और कहीं ऐसा लिखा रहेगा, मतलब मैं सिंबल लिख रहा हूँ बुक में ऐसा होगा, ये होता है इफ देन स्टेटमेंट, और ये होता है इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट। तो ऑप्शन में तुम्हें देखना पड़ता है, जब इफ एंड ओनली इफ है तो दोनों साइड से ट्रू होना चाहिए, तो इस तरह से है। सो डेफिनेशन में इफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ ही होता है। ओके, सो सिंपल ये डेफिनेशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट का। ओके, ऊपर भी था कोई दिक्कत, ये भी है ना, दिस इज आल्सो फाइन। प्रोबेबिलिटी e इक्वल्स टू 0 भी हो जाता है तभी तो इंडिपेंडेंट ही रहता है ना, जैसे अभी हमने प्रूव किया फाई एंड ई। हाँ, तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया ना, देखो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, इस डेफिनेशन 3 में कोई रेस्ट्रिक्शन दिया है? हाँ, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डेफिनेशन 3 में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। ठीक है, तभी कह रहा दो इवेंट है वो डिपेंडेंट होंगे, तो डिपेंडेंट का मतलब नॉट इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें अगर ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी और पी इंटू पी एफ इक्वल आता तो इंडिपेंडेंट है, इक्वल नहीं आता है तो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब डिपेंडेंट है। फाइन। हाँ, अब क्या होता है, जैसे लास्ट क्लास में कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता, मुझे यार कभी पूछ रहा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब डिसजॉइंट, डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेम वर्ड है, लेकिन डिसजॉइंट और इंडिपेंडेंट दो अलग अलग वर्ड है। मैंने शायद पहले भी बताया था यस, कि डिसजॉइंट और इंडिपेंडेंट दो अलग अलग वर्ड है, दोनों के अलग अलग मीनिंग है। तो इंडिपेंडेंट तुमने देखा ये है, और डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि ई इंटरसेक्शन एफ वहां फाई हो जाए, मतलब जीरो हो जाएगा, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ फाई होता है, ये डिसजॉइंट का डेफिनेशन है, और ये इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों यही तुम्हें बी पॉइंट में बताना चाह रहा है, यहाँ यही बताना चाह रहा है ये कि लाइक, ठीक है, समटाइम्स देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसे को डिसजॉइंट बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, व्हेयरएज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिसको हम लोग डिसजॉइंट बोलते हैं। सो डिसजॉइंट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स जस्ट, है ना। सो मतलब क्या है कि डिसजॉइंट का मतलब होता है कि ई इंटरसेक्शन एफ फाई होना चाहिए। सो डिसजॉइंट में प्रोबेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। डिसजॉइंट जब हम बोलते हैं कोई दो इवेंट के कोई दो सेट डिसजॉइंट है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि जब हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं तो वहां प्रोबेबिलिटी आएगी, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी इंटू पी एफ होना चाहिए। तो ये बताना चाह रहा, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ओके, सो बाकी आप रीड करना। सो हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आए। देखो, सो कि जब दो इवेंट को तुम्हें बोलना हो इंडिपेंडेंट है तो वो तो ठीक है, जब तुम बोलते हो कि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बस ये बोलना काफी है। अगर बोलता हूं ई एफ इंडिपेंडेंट है तो इतना काफी है। लेकिन अगर तीन इवेंट है तुम्हारे पास ई एफ जी, अब मुझे बोलना है ये तीनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो इसका क्या मीनिंग है, तो उसके लिए तुम्हें ये चार कंडीशन चेक करना पड़ेगा, एक कंडीशन नहीं। देखो यहाँ पे सो तीन इवेंट है ए बी सी, ये क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं मैं, है ना, अभी एग्जाम वाले पे आऊंगा। So 3 events A, B, C are said to be mutually independent if, तो तुम्हें पहला कंडीशन ये चेक करना होगा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, चार कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अगर तीन सेट है उसको इंडिपेंडेंट दिखाना एक दूसरे से, तीसरे चार कंडीशन ट्रू होने चाहिए।
कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल ऑफ पी ए इंटू पी बी के, ए इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी सी, बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी पी बी इंटू पी सी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो वहां पे दो वर्ड आएगा, देखो इन्होंने एक वर्ड यूज किया है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, जैम में एक और वर्ड आएगा पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट के लिए बस ये 3 चेक करना पड़ता है, मतलब 3 सेट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, दो एट अ टाइम लेना है, तो उसके लिए 3 कंडीशन ही काफी है। जब म्यूचुअल इंडिपेंडेंट होता है तो एक और कंडीशन चाहिए, तो ये 4 कंडीशन चाहिए म्यूचुअल इंडिपेंडेंट के लिए। तो इस पे भी क्वेश्चंस कई सारे आए हैं ना एग्जाम में, मतलब एटलीस्ट कम से कम 1 साल में तो आया होगा, इसको मुझे याद है। तो ये जी हाँ, सिर्फ इफ है, वो डेफिनेशन जब लिखता है तो इफ एंड ओनली इफ ही होता है। सो यहाँ इफ एंड ओनली इफ है, जब कहीं डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है उस चीज को, तो जब डिफाइन कर रहा है किसी बुक में तो वहां इफ नहीं लिखेगा, वो इफ एंड ओनली इफ ही होगा डेफिनेशन में, थ्योरम्स में नहीं, ठीक है। सो यहाँ मतलब ये कि अगर ऐसा होगा तो म्यूचुअल इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट तो ऐसा होगा। सो यहाँ इफ एंड ओनली इफ ही होगा, क्योंकि डेफिनेशन डिफाइन करना चाह रहा है। इसको डाउट तो नहीं ना मैं क्या बोल रहा हूं? सो आज आगे मैं डिस्कस करूंगा, ये सब चीज दोबारा आएंगी। सो लाइक 2 वर्ड है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ से पेयर वाइज को डिफाइन किया, हालांकि मैंने बता दिया कि जब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट आएगा तो इसका मतलब बस ये 3 कंडीशन ही चाहिए, क्योंकि 2 एट अ टाइम ही लेना है पेयर वाइज में। जब म्यूचुअल है तो ये 2 एट अ टाइम भी आएगा प्लस साथ में तीनों आएगा। अब सोचो मजे की बात क्या है, अगर 4 सेट हुआ ए बी सी डी, तो इस तरीके से कितने कंडीशंस आएंगे बताओ तुम लोग? 5 कैसे? सो यहाँ ये 3 क्यों आया था? 7 3C2 प्लस 3C3, तो 3 + 1 4 कंडीशन आया था। जब 4 सेट हुआ तो कितने कंडीशंस आएंगे चेक करने पड़ेंगे मुझे, बोलो कोई, पहले तुम में से ट्राई करो, कितने? इससे 4 कंडीशन आया ना, जब 3 सेट था तो मुझे 4 कंडीशन चेक करना पड़ेगा म्यूचुअल इंडिपेंडेंस। हाँ बोलिए। सर 7 सो 4C2 पहले 2 एट अ टाइम, फिर 3 एट अ टाइम, फिर ऑल 4 एट अ टाइम, ये होगा 2 एक साथ, फिर 3 एक साथ, फिर 4 एक साथ, जैसे चारों एक साथ। तो ये 4C2 तुम्हारा कितना आ जाएगा? 6, 4C3 4 और 4C4 1, 11 कंडीशन आएंगे। और लिख के बताऊं क्या आएंगे वो 11 क्या होंगे, मैं बोल देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी बराबर पी ए इंटू पी डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी बी इंटू पी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी बराबर पी बी इंटू पी डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ये हो गया 2 एट अ टाइम, जो 6 थे वो बोल दिया मैंने। अगला 4 कौन सा होगा? अगला 4 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डी ले लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी डी। अगेन बी सी डी ले लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर पी बी इंटू मतलब पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी। सो लाइक ये जो 4 कंडीशन था वो हो जाएगा, एक और रह गया शायद, मतलब ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी और ए सी डी, फिर आएगा ए सी डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर पी ए इंटू पी सी इंटू पी डी। और लास्ट जो एक लिखा है वो कौन सा है? ऑब्वियस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, तो 11 कंडीशन आ जाएंगे 4 सेट अगर ऐसा आ गया तो म्यूचुअल इंडिपेंडेंट के लिए। ठीक है, 2 सेट है तो एक ही कंडीशन है, क्योंकि एक कंडीशन कौन सा है? 2C2। अब देखो यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है ना कि एनसीआर यहाँ पर यूज हो रहा है। अब तुम लोग को ये 11 नहीं बताया, तुम सब 7 बता रहे थे, मतलब हाँ, तो यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ रहा है काउंटिंग प्रिंसिपल कि 2 टेकिंग 2 एट अ टाइम, तो 3 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 3C2। यहाँ 4 था तो मैं 2 एट अ टाइम, तो 4C2 6 कंडीशंस बनेंगे, 4C3 3 एट अ टाइम, तो 4C3। सरस, तो ये थोड़ा यूज, इसलिए मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कराया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, सेट्स, ये सब यूज होगा इनडायरेक्टली डायरेक्टली। ओके,
सो ये तो रहा इंडिपेंडेंट। तो अभी क्लास 12 लेवल में देख रहे हैं हम लोग। अब है तुम्हारे पास एग्जांपल्स। तो इस एक्सरसाइज में क्या रहा, इस एक्सरसाइज में था मल्टीप्लिकेशन रूल। पहले स्टार्टिंग में था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसी में पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ फॉर्मूले भी थे, जैसे ए यूनियन बी गिवन एफ, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके। पहली एक्सरसाइज में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ प्रॉपर्टीज, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। दूसरी एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल 2 सेट के लिए 3 सेट के लिए है। फिर आया इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट फिर 2 के लिए 3 के लिए इन्होंने बता रखा है, 2 या 3 के लिए, मेनली वही 4 के लिए मैं ऐसे बता रखा था, वैसे 5 के लिए 6 के लिए भी हो जाए, तो वो है। अब इस पे बेस्ड इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है आगे पढ़ाना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें तुम्हें एक एक क्वेश्चन करना होगा सॉल्व, और नहीं करोगे सॉल्व तो क्या होगा, फिर तुम्हें एग्जाम में आएगी दिक्कत। फिर तुम्हें बाद में ये बोलना पड़ेगा हमें कि तुम ये जो 10 मार्क्स के आते हैं बेसिक प्रोबेबिलिटी छोड़ के आना है ना। तुम्हें अगर बच्चों आज वाला भी टॉक अगर सुना होगा तुम्हें, तो उन्होंने बताया होगा कि छोड़ दो बेटर है। क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चों को मुश्किल लगता है। मुश्किल क्यों लगता है? तुम्हें कुछ क्लियर नहीं है, यही दिक्कत है ना। लेकिन वो बच्चे जो करके आ रहे हैं, तुम कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उस पर टाइम दिया है, सीखा है, या तो कहीं प्रॉब्लम है उसको दूर किया है, तो वही तो करना है तुम्हें, कि जहाँ प्रॉब्लम उसको दूर करना, छोड़ के क्यों आना है। और मेरे पास पूरा 1 साल है, तो मैं क्यों छोड़ के आऊँगा? ये क्यों छोड़ के आऊँगे ना, 1 साल है ना, सीखने का टाइम है मेरे पास, हमें तो सीखना है ना। कि जो प्रॉब्लम हम अभी से क्यों सोच लेंगे प्रोबेबिलिटी छोड़ के ही आएंगे। मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटी जो पार्ट है, लाइक अगर मैं तुम्हें जैम की वेबसाइट खोल के दिखाऊं तो सो इसमें क्या है, अगर मैं तुम्हें वेबसाइट में हालांकि दिखाया भी हो कई बार, ये पार्ट है, देखो ये जो पहला सेक्शन तुम्हें दिख रहा है, ये देखो ये पोर्शन जो है ये बेसिक प्रोबेबिलिटी है। अभी देखो, तो अभी तुमने आज क्या क्या कर लिया जरा समझो। तो इसमें क्या क्या तुमने आज कर लिया, मतलब टॉपिक्स एटलीस्ट। सो ये स्टार्ट करता है रैंडम एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो हमने भी 11th क्लास वाला प्रोबेबिलिटी यहीं से स्टार्ट हुआ होगा। सैंपल स्पेस क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, जो 11th क्लास प्रोबेबिलिटी में था। क्लास 11th एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। इवेंट स्पेस मतलब वही अलग, इसको हम सिग्मा फील्ड बोलते हैं। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब वही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो डेफिनेशन है। दूसरा एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये भी क्लास 11th में है, ऐसा नहीं तुम थ्योरीज पढ़ो वहां भी लिखा हुआ है कि एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन क्या है, क्लास 11th एनसीईआरटी में। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो प्रॉपर्टीज फंक्शंस का वही हो गया कि लाइक 0-1 के बीच होती है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, उसकी प्रॉपर्टी उसी की बात कर रहा है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है लाइक। फिर आगे आएगा जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, तुम जानते हो ना, जहाँ जब ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डिसजॉइंट है, तो वही प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। फिर एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वही हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो तुम 2 के लिए जानते हो, तुम 3 के लिए भी जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वो जानते हो ना। फिर तुम 4 के लिए भी लिख सकते हो, 5 के लिए भी, यहाँ 10 के लिए भी लिखना पड़ेगा। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये जनरलाइज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन AN के लिए है। तुम्हारे पास 10 सेट है, उसका भी तुम फॉर्मूला लिख सकते हो यूनियन का, इसको यूज करके। फिर क्या है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ये मान लो नया है। बोल्स एंड बोनफेरोनी इक्वालिटी, ये भी नया है, मतलब 11th-12th में नहीं है। अब आओ यहाँ पे जो आज हमने स्टार्ट किया मल्टी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ये हमने देखा क्लास 12th में है। मल्टीप्लिकेशन रूल, ये भी क्लास 12th में है, अभी यही दोनों हमने किया हालांकि। तो ये जो आपका 13.1 एक्सरसाइज है क्लास 12th के एनसीईआरटी में, ये 13.2 एक्सरसाइज है, ये 13.3 एक्सरसाइज है, ये 13.3 मिला के है दोनों। और ये जो पेयर वाइज एंड म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, इसकी बात मैं कर रहा था, पेयर वाइज एंड म्यूचुअल इंडिपेंडेंस तो बता ही दिया एनसीईआरटी में क्या है। और यही ये तुम्हारा 13.2 में ही है। तो लॉजिकली ढंग से देखो तो अगर ये मान लो पूरे 20 टॉपिक है, मतलब अगर एक एक कॉमा के बीच में ना
जो भी डॉट लगा एक एक टॉपिक अलग करो, तो इसमें 5-6 ही नया है ना, बाकी 10-15 ऐसे हैं जो 11th-12th के ही हैं, और ये आते हैं 8 से 10 नंबर के। अब क्या होता है एंड में बच्चों को हमें बोलना पड़ता है कि ये पार्ट तुम छोड़ के आना, या सच सर भी बोलते बच्चे भी बोलते, क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन बच्चों को होते नहीं है, बेस थ्योरम में क्वेश्चन नहीं होते। सोचो कितनी बुरी बात है कि वो बेस थ्योरम जो तुम्हारा 12th क्लास में है वो तुम्हें एग्जाम में भी नहीं हो रहा बेस थ्योरम के क्वेश्चन। मतलब यही टॉपिक है ना, क्या नया है इसमें? ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी नया है, यही तो नया है, बस 3-4 टॉपिक, बाकी तो सब वही है। इंक्लूजन का बस नाम नया है, तुम्हें पता तो है ही प्रॉपर्टी ए यूनियन बी का। तो ये ओवरऑल तुम देखोगे ये 70-80% पार्ट जो है इसका 11th-12th का एनसीईआरटी है। फिर भी बच्चों को एग्जाम में नहीं होता है 8-10 नंबर को, फिर भी छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे की जो बेसिक्स है उनका क्लियर नहीं है, या तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ढंग से नहीं आ रहा, काउंटिंग या फॉर्मूला नहीं पता है ना, या वर्ड प्रॉब्लम देख के डर जाते हैं, उसको फॉर्मुलेट नहीं कर पाते हैं। सो क्यों छोड़ना है इसको? यही बात ना कि बच्चे छोड़ के आते हैं। आपके बच्चे ऐसे होते हैं इनसे नहीं हो रहा क्वेश्चन, छोड़ दो, कुछ क्यों छोड़ना है तुम्हें? तो बेसिक को ठीक करो, 1 साल है तुम्हारे पास, तुम सीखो, क्या दिक्कत है? ओके, तो इसमें कुछ पार्ट तुमने देख ही लिया। हालांकि फिर से जब अभी अगले क्लास से स्टार्ट करूंगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा प्रॉपर, ठीक है? नेक्स्ट अभी तो हम बेसिक्स कर रहे हैं ना, तो मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ कि जैम का पार्ट है। तो अभी मैंने जो किया वो किया, अभी अगले क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा एक एक वर्ड पे। तुम भी घर पे बैठ के ऐसा सोच सकते हो, लाइक तुम जैसे मान लो कोई टॉपिक उठा ले, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो तुम खुद से पूछो ना कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में खुद ही आंसर आएगा। नहीं आएगा तो सीखो भैया कि क्यों नहीं पता तुम्हें ना, बुक में पढ़ लोगे तो पढ़ तो लोगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में फिट हुआ कि नहीं हुआ। तो एक टॉपिक तुम सोचो भैया ये सैंपल स्पेस क्या होता है ना, अभी तुम्हारे दिमाग में होगा क्योंकि तुमने बार बार सुन रखा है या तुम्हें पता है। लेकिन ऐसे हर टॉपिक अगर तुम्हें पता है, मान लो अगर डेफिनेशन ही पता है, मान लो यहाँ लिखा है CDF, तो तुम खुद से पूछो CDF क्या होता है, CDF के बारे में क्या जानते हो। तो कहीं बैठे हो तुम अगर है ना 10 मिनट में तुम टॉपिक तुम्हारे दिमाग में पर पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हर टॉपिक तुम्हें पता है तो क्या ही नहीं पता है, तो सब पता है। फिर तुम प्रॉब्लम में तो प्रैक्टिस करना है। अगर हर चीज का डेफिनेशन पता है तो डेफिनेशन के आगे ही थ्योरम है, डेफिनेशन के आगे ही एग्जांपल्स है ना, वो प्रॉब्लम्स हैं। सो डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, बाकी चीजें तो फिर टाइम बाय टाइम आएगा तुम्हें। एनीवे, तो ये पार्ट है 11th-12th वाला ऑलमोस्ट जो हम अभी कर रहे थे, मैं बस बताना चाह रहा हूँ। और ये जो है ना टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम है, 13.3 एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी में 5 एक्सरसाइज है क्लास 12th में, अभी मैंने 2 ही कवर किए हैं अभी तक आज। और बाकी चौथा पांचवा क्या है? चौथा पांचवा ये है, जो चौथी एक्सरसाइज है वो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है ना, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, चौथी एक्सरसाइज तो रैंडम वेरिएबल है, 4th एक्सरसाइज रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल कहाँ गया? सो डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो इस पे बेस तुम्हारा 13.4 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी क्लास 12th का, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बेस्ड क्लास 13.5 एक्सरसाइज, तो 5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में है। तो थोड़ा स्लो चलते हैं, फिर खत्म तो मैं कर सकता था बराबर बता के निकल जाऊं, लेकिन एक बार ये पढ़ोगे फिर दोबारा रिवाइज होगा तो इजी रहेगा। अच्छा, वो क्वेश्चन देखो जो मैं तुम्हें अभी लिखाया था, देखो क्या ये एक ऑप्शन नहीं था जो मैंने लिखा था, ये क्वेश्चन था ना जो मैंने अभी लिखा था। Yes, sir. मैंने तुम्हें दिया था कि EF इंडिपेंडेंट है, तो बताओ E और F डैश इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा। तो ये यहाँ एग्जांपल है, वो मैंने क्वेश्चन बना दिया। और देखो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बनाया एक्चुअली ये पॉइंट है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ सिमिलर मैनर इट कैन बी शोन दैट इफ इवेंट E and F are independent then E dash and F are independent, E dash and F dash are independent। तो 2 ऑप्शन ये हो गया, तीसरा ऑप्शन ऊपर वाला एग्जांपल है। तो ये तो 3 ऑप्शन बनाए थे मैंने, तो एनसीईआरटी में है ये, है ना। तो अगर क्लोजली पढ़ोगे समझ आ जाएगा, ओके एनसीईआरटी में ही है ना। अब देखो अब जैसे एग्जांपल है ये, अगले जैम क्वेश्चन में यही बना देगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें बता देगा ट्रू है या फॉल्स है, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये जो एग्जांपल है ये तो कहना चाह रहा है कि प्रूव करो ये इसके इक्वल है, यही हो गया। तो इसको एक ऑप्शन बनाया जा सकता था, या मैं जो 4 ऑप्शन बना चौथा ऑप्शन ये डाल देता इस तरीके से, है ना। 1 2 3 ऊपर वाला तीसरा, ये चौथा ऑप्शन हो जाता। सो अब तुम्हें इसमें क्या प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। ये एग्जांपल है यहाँ पे हालांकि, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें पता हो ना कि प्रूफ हो कैसे रहा है, ये चीजें। तो ये उसके इक्वल होगा, तुम्हें यहाँ देख सकते हो कैसे प्रूफ हो रहा है। तुम्हें समझना है इसको, नहीं समझ आ रहा मुझे बताओ, फिर मैं समझा दूंगा वो चीजें। ये सब एनसीईआरटी की चीज है, जो क्वेश्चन मैंने लिखा था वो एनसीईआरटी का है, मैंने बता भी रहा था एनसीईआरटी का ही है। अब ये 13.2 एक्सरसाइज है, तो अभी ज्यादा नहीं करते हैं। सो अभी है ना
इस बार बहुत अर्ली सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं जनरली मई अप्रैल मई में स्टार्ट करता हूँ जैम पढ़ाना, मतलब पिछले कई सालों से ही कर रहा हूँ। सो इस बार ठीक है, फिर इससे फ़ायदा ये होगा जल्दी खत्म हो जाएगा, आराम से पढ़ाएंगे भी। सो अभी के लिए होमवर्क आपका ये है कि आराम से घर बैठ के, ठीक है, ये बेस करूँगा, अभी आपने सिलेबस में दिखा था, ये मैं करूँगा क्लास नेक्स्ट, ये स्टार्ट करूँगा मैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब परसों अब जो क्लास होगी, ठीक है। तो आपका क्लास टाइम जो मेरे साथ अब होगा, आज क्या है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, क्या 10 to 12, ठीक है, रात को, ये अभी तत्काल है, जरूरत पड़ी तो संडे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे होगा, अभी तत्काल 3 दिन रखेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ओके, सो ये क्लास टाइम है तत्काल अभी। और आपका होमवर्क क्या है आज का, तो होमवर्क मैं अलग से लिख देता हूं। होमवर्क ये है कि क्लास 12 का एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड करो, एक एक लाइन पढ़ो, देन ठीक है, एक एक लाइन पढ़ो, उसको समझो, एग्जाम्पल्स भी है तो उसको खुद से पहले करो, फिर बाद में सॉल्यूशन देखो, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करो, एंड देन नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछो, और इसको करो ही, इग्नोर मत करना, बाद में कर लेंगे, बाद कभी नहीं आता है ना। जो 2-3 चीज़ तुम अगर टॉपर स्टॉप सुनोगे समझ आएगा, 2 चीज़ समझ आता है कि जो चीज़ अभी करनी है उसको अभी ही कर लो, क्योंकि बाद कभी नहीं आएगा, वो एग्जाम आ जाएगा, वो बाद कभी नहीं आएगा, कि बाद में कर लें वो कभी नहीं आएगा। दूसरी चीज़, ऐसे सोचते हैं बच्चे कि जब तैयारी हो जाएगी तब मॉक टेस्ट देंगे या तब टेस्ट देंगे, अगर कोई टेस्ट भी रखूंगा तुम सोचोगे तैयारी हो जाएगा तब देंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा, तुम्हारी 100% तैयारी होगी। तो बेटर ये होता है कि जो भी रास्ते में आ रहा है उसको फेस करो, लाइक तुम्हारी तैयारी नहीं है तो भी एग्जाम दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे फायदा ये होगा तुम्हें एग्जाम देके ये समझ आएगा तुम्हारी कितनी तैयारी नहीं है या कितनी है, ये समझ आ जाएगा, तो और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो उस दिन का वेट मत करो जब तैयारी पूरी हो जाएगी, जितनी तैयारी है उसी पे लड़ो। Okay, so finally, so homework for today is 12th, ठीक है, क्लास 12th का NCERT चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2, ठीक है। यू गो थ्रू थ्योरीज, थ्योरीज मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ो, एक एक लाइन समझो, एग्जाम्पल्स सॉल्व करो, एंड एक्सरसाइज के ईच क्वेश्चन करो। तो ये तुम्हारा है होमवर्क, और होमवर्क मैं चेक करूंगा नहीं क्योंकि तुम बच्चे हो नहीं, तुम नहीं कर रहे हो तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो, हमारा फीस आ ही जाएगा, तुमने दे ही दिया होगा, तुम्हारा कोई ज़्यादा लॉस है नहीं, बस हमारा लॉस होगा एंड में रिजल्ट का, तो तुम नहीं दोगे कोई और देगा, है ना, जो बच्चा मेहनत करे वो रिजल्ट देगा, सिंपल सी बात है। तुमने अभी भी देखा हमारे पास लास्ट ईयर 300 से ज़्यादा बच्चे थे, 150-200 बच्चों के रैंक आए हैं अच्छे, है ना। तो जो 100 बच्चे जिनके नहीं आए, क्या हमारी गलती, हो सकता है हमारी गलती भी हो, लेकिन वो जो 100-200 बच्चे जो रैंक लाए हैं उन्होंने तो मेहनत किया हो तभी तो आए हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, तो आप नहीं करोगे आपका रिजल्ट पीछे जाएगा, जो मेहनत करेगा वो फर्स्ट सेकंड, मुझे ऐसा लगा लास्ट ईयर हमारा 3rd रैंक था श्रुति का, इस बार 2nd रैंक आया, तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है अगली बार 1st रैंक हमारे बैच से होगा, और तुम हो सकते हो, वो चीज़ कोई नया नहीं होगा, मतलब ऐसा इंट्यूशन आ जाता है ना, पैटर्न सा बन गया है कि 2022 में हमारा 3rd रैंक था, 23 के एग्जाम में 2nd रैंक आया, फर्स्ट क्यों नहीं आया, ऐसा लग रहा है अगली बार 1st रैंक हमारे बैच से, ऑब्वियसली होगा, इस बार 500+ बच्चे होंगे, तो कौन नया बच्चा आएगा मार्केट में, क्योंकि हमारे साल इस बार 300+ बच्चे थे, इस बार मुझे लगा 500+ बच्चे होंगे, और जैम के एग्जाम कितने लोग देते हैं, इस बार 3100 लोग एग्जाम क्रॉस दिए, 3100, तो ये उसमें वो बहुत सारे वो बच्चे हैं जो मैथ्स वाले जो ऐसे भर देते हैं फॉर्म, क्योंकि दो सब्जेक्ट भरने का ऑप्शन आता है, तो लोग भर देते हैं, मैथ्स दे रहे हैं, स्टैट्स भी दे देते हैं, तो ऐसे वाला है। तो सीरियस मुश्किल से 500 से 1000 लोग हैं, उसमें से भी जो तैयारी करते हैं मुश्किल 200-300 लोग ही हैं, और वही लोग हमारे पास आते हैं, तो रिजल्ट बाहर किनका होगा। अभी जब एग्जाम हुआ था तो बच्चों की हालत खराब हो गई, सर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हुआ, 30-40 नंबर नहीं बन रहे बच्चों के, लेकिन क्या हुआ फिर, वही जो 40-45 नंबर पे 15 रैंक आ रहे हैं, है ना, 45 मार्क्स पे 16 रैंक है, और वो जबकि लास्ट ईयर 60 मार्क्स पे 3rd रैंक था श्रुति का, तो बच्चों को लग रहा था क्या होगा, हमारा पेपर खराब हो गया, तो मैंने फिर वो तभी यही कहा था कि पेपर तुम्हारा खराब हुआ, सबका खराब हुआ, क्योंकि तुमने तैयारी किया है, फिर भी तुम्हारा खराब हुआ पेपर, तो सोचो उसका क्या हाल हुआ जिसने तैयारी नहीं की होगी, क्योंकि जो ऐसे मुंह उठाए एग्जाम देने चले गए बिना कोचिंग किए या बिना प्रीवियस से पेपर सॉल्व किए या बिना मॉक टेस्ट दिए, जो बच्चा चला गया बिना सिलेबस कवर किए 100%, तो उसका क्या हाल होगा। अगर तुमने पूरे साल हमारे यहाँ 50 टेस्ट दिया तुमने,
एक एक प्रीवियस ईयर पेपर मैंने खुद क्लास में डिस्कस किए हैं, ईयर वाइज, चैप्टर वाइज। तुमने पूरे सिलेबस पूरे साल पढ़ा है, तब भी तुम्हारी बुरी हालत होगी एग्जाम में, तो उसका क्या होगा? जो तैयारी ही नहीं किया है तो ऑब्वियसली उसका भी खराब होगा। सिंपल है ना। तो वो चीज़ है। फिर देखो रैंक जब आया तो उन्हीं बच्चों को जो फ्रस्ट्रेटेड थे एग्जाम के बाद, अभी फिर अच्छा रैंक बहुत काफ़ी तुम्हें दिखा ही है ना, टॉप 10 में 5 है, टॉप 20 में 10 है, इस तरह से है। तो कहने का मतलब ये कि तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा ही रिजल्ट होगा, उनका रिजल्ट नहीं होगा जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। सिंपल, तुम तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम्हारा नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है। हम तुम्हारे हेल्प के लिए हेल्प तब करेंगे जब तुम हेल्प लेना चाहोगे। दैट्स ऑल। सो इतना ही आज के लिए। थैंक यू एंड गुड नाइट। ये होमवर्क कर लेना नेक्स्ट क्लास में, फिर पूछना डाउट। ओके हाँ, अब कल का इंतजार नहीं करना, आज ही कर लो, या कल के इन द सेंस सो जाओ, सुबह उठ के कर लेना, या अभी हो तो अभी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट करना जरूर नेक्स्ट क्लास से पहले, क्योंकि होमवर्क कभी कम नहीं होगा। हर क्लास में मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क कभी कम नहीं होगा। तब ये वेट मत करना कि अगली क्लास में कर लेंगे, अगली क्लास फिर नया होमवर्क होगा, तो वो फिर टलता चलेगा। साथ में करते चले जाओगे तो पूरा कंप्लीट होता चला जाएगा वो चीज़ें। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट। Good night.